अगस्त्य मुनि में सीएम धामी ने किया रोड शो। नौनी कौथिग में कई महिलाओं के साथ किया संवाद। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। यूसीसी पर चर्चा करेगा विपक्ष। सरकार को घेरने के लिए तैयार कर रहे मसौदा। उत्तराखंड दुग्ध संघ के प्लांटों की बदलेगी तस्वीर। 25 करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे आधुनिक। पशुपालकों को मिलेगी सुविधा। 10 जिलों में निकली मूल निवास स्वाभिमान महारैली। कई संगठन हुए शामिल। प्रदेश में ठोस भू कानून लागू करने की मांग। हल्द्वानी में झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मारा छापा। 2 क्लिनिक किए सील। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर है, जहां सीएम धामी ने प्राचीन देवल से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का फूलों से स्वागत किया और इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बवे ब्यारी नौनी कौथिग में प्रतिभाग किया। सीएम धामी रुद्रप्रयाग जिले को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात भी देने पहुंचे और महिलाओं से संवाद भी किया और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर दूरदराज ग्रामीण इलाकों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तमाम पद अधिकारी भी कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश करने पहुंचे। महिला समूह द्वारा विभिन्न स्टॉलों का संचालन व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विपणन आर्थिक सशक्तता की ओर महिलाओं की जो रुचि है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित करती है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो में कहा, उत्तराखंड के हैंडलूम को यहां के मेहनतकश महिलाएं बनाती हैं। एक्सपो के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां लगी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों एवं लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने 10 लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया और इसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र भी दिए। महिला समूह द्वारा विभिन्न स्टॉलों का संचालन व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विपणन आर्थिक सशक्तता की ओर महिलाओं की जो रुचि है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको प्रदर्शित करती है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में 4,22,000 परिवारों को संगठित कर 56,362 समूह तथा 5,718 ग्राम संगठन तैयार किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज ग्राम संगठन और समूह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन संगठनों को व्यावसायिक गतिविधियों से निरंतर जोड़े रखने के लिए 350 रजिस्टर्ड सहकारिताओं का गठन भी किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जिनमें से आज यहां पर उत्तराखंड राज्य और अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैविक उत्पाद एवं स्थानीय व्यंजन आदि के स्टॉल प्रदर्शित किए गए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसको आप हैंडलूम में उकेरिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उसको हैंडलूम में उकेरने का काम करिए। सच मानिए
कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की आज मांग सारे बाजारों में बढ़ती जा रही है। केवल भारत के बाजारों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य बाजारों में भी आज मांग बढ़ रही है। बस हमको ध्यान ही रखना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, गुणवत्ता का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो पिछोड़े के डिजाइन है उसकी एक अलग पहचान है, उसकी बहुत मांग है और ये मांग आज पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ की टोपी, अभी मैं पूछ रहा था कि गर्मियों में पहनने वाली जो सर्दियों वाली टोपी और कॉटन की टोपी, दोनों के टोपी के रेट भी मैं पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से इस टोपी को पहना है, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन गया, इंग्लैंड मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा कृष्ण मंदिर को 6 एसी और क्यारकुली भट्टा गांव की महिला समूह को 10 सिलाई मशीन सौंपे। इस दौरान मंत्री जोशी अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए। जोशी ने कहा कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। वो चाहते हैं वो अपना जन्मदिन गरीब लोगों के साथ मनाकर उन्हें विभिन्न माध्यम से मदद पहुंचाएं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राधा कृष्ण मंदिर के सभागार के लिए 6 एसी दिए गए हैं, जिससे यहां पर गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी समेत अन्य समारोह में गर्मी के समय परेशानी ना हो। वहीं महिला समूह की बहनों को सिलाई मशीन दी गई ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं दर्जा मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा, साल 2024 बीजेपी का है। बीजेपी का कार्यकर्ता हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेता है। इस वक्त पूरा देश मोदी में हो रखा है। हाल ही में अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में भारी उमंग और उत्साह है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज लालकुआं में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत भी। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया, खड़गे पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और वे आभारी हैं कि उन्होंने बदलाव के आह्वान के लिए उत्तराखंड को चुना। वहीं लालकुआं विधानसभा में 142 बूथ मौजूद हैं, जिसके बूथ अध्यक्षों से रैली में भागीदारी करने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान होगी। माननीय खड़गे जी 28 तारीख को देहरादून आ गए और इस विषय में आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बीजेपी की बैठक हुई है और इसमें अपील की गई है लोगों से, कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में जिनके बाद बाहर में जो ट्रेन है उससे वहाँ पहुँचे और अपनी यहाँ बता करके संदेश दें कि लालकुआं से भी इतने लोग वहाँ पर पहुँचे। तो यही सबसे बड़ी आज की बैठक का समाधान है। और इस समय खड़गे जी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब राहुल गांधी की असम में यात्रा कर रही है, उनको रोका जा रहा है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस क्रम में कांग्रेस को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और जनता के सामने अपने जो कांग्रेस के इतिहास के पन्ने हैं उनको रखना पड़ेगा। विकास की धारा जो विकास की धारा जो आज गुरु हो गई है उसको लाइन पर पट्टी पर लाने के लिए अपनी बात करनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड की कई माननीय खड़गे जी संभव तो पहली बार आ रहे हो, ऐसा मेरा मानना है और उनका भव्य स्वागत होगा जनता के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो 28 तारीख को जो है 11:30 बजे देहरादून आने वाले हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो इसलिए जो है हमारी ये तैयारियां चल रही हैं कि हम
जो है हमारे जितने भी बूथ हैं 142 बूथ जो है लाल कुआं विधानसभा में है, तो जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं हम ये चाह रहे हैं कि हर बूथ का अध्यक्ष जो है वहाँ पर पहुँचे, जिससे कि वो उनकी बातों को सुन सकें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहली बार यहाँ आ रहे हैं। हमें लोकसभा चुनाव अभी बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा, तो उसमें भाई कार्यकर्ता अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व की अगर वो बात सुनेंगे तो निश्चित ही उसका कांग्रेस को फायदा होगा। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी पूरी तैयारियों में जुट गई। मंगलौर विधानसभा बसपा विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया, तो वहीं बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र मोंटी को चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की गई, जबकि भाजपा के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को मंगलौर विधानसभा में उतारने के लिए मंथन करने में जुटी है। हालांकि मंगलौर उपचुनाव को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूँ। तो ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक है और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया और इसको मैं अब वालिद साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया, जिसके तहत यात्रा आज लालकुआं पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा, आज़ादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रमित किया जाता है, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है, जिसका परिणाम देश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा से अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आएगी। अल्पसंख्यक समाज में छोर में बैठे हुए और मुसलमानों को खास कि आपके लिए किसी योजनाओं में कोई तस्दीक नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% मान लिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको उस तालीम के धारे में लाकर पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और एक ज़माने से आज़ादी के बाद ही से मुसलमानों को कहा गया कि देश में जब कभी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर बड़े बड़े दंगे होंगे। तो हमने देखा, सबों ने देखा, न कोई बड़े दंगे में न किसी एक मुसलमान को निकाला गया। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को इसका लाभ हो रहा है। पहले के मुकाबले में अब लोगों में ये भेद खत्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे छूटते चले जा रहे हैं तरीके के लोग। लेकिन आज में पहले की जागरूकता आ गई थी, अब और उसमें तेजी होगी। हम उनको चाहेंगे साहब, क्योंकि सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं आप अपने आप को पार्टी से जोड़ लें, अपने भविष्य को ठीक कर लें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को रोशन करें, अपने इलाके में विकास करवाएं। मैं ये पैगाम देने आया हूँ। नरेंद्र मोदी पर 2014 से संकल्प लिया था कि देश हमारा राष्ट्र अग्रम पंक्ति में खड़ा हो, जहां हमारी देश की सुरक्षाएं सुरक्षित नहीं थी, देश हमारा पिछड़ता जा रहा था। इस देश के अंदर जितना 3G से लेके 2G से लेके 4G से लेके जमीन से लेके आसमान तक घोटाले थे, करप्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये करप्शन खत्म करने का काम किया और जहां अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। जब हम कहते थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम संकल्प पूरा करेंगे, उनका नारा पूरा करेंगे, तो उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर लाभ लिया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो। सारी योजनाओं पर लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक
समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहां पर अल्पसंख्यक बहुत बड़े बहुमत के साथ रहता है, जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाला कच्चे का शुभारंभ संभाग कार्यालय हल्द्वानी से किया गया है, जिसका समापन विकास नगर में किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो हम एक संवाद के माध्यम से निकले हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले 2024 में जिस प्रकार से हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुमत के साथ अपना मतदान करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों जनपद चमोली के भ्रमण पर निकले हुए हैं। थराली जिले में दिशा की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। वह नारायणबगड़ भगोती मौड़ा मोटर मार्ग के सुधारीकरण का भूमि पूजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए डबल इंजन की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। शिकायत में लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बुरे हालत की होने की बात कही। इस पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, मोटर पुल के लिए PWD को निर्देशित किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा के लिए जांच कराकर जवाब तलब किया जाएगा। सभी नोडल अधिकारी जिले के उपस्थित हैं। पिछले काम की समीक्षा और आगामी कामों की चर्चा बातचीत, कैसे विकास को गति देना है। वहाँ भी मेरा ये था कि समय पे काम होना चाहिए, गुणवत्ता उसमें जरूरी है। और खास गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी जिले हेडक्वार्टर में परेड ये सब चीज़ें मुझे मौका मिला ध्वजारोहण करने का। उसके बाद कर्णप्रयाग में एक व्यक्तियों के द्वारा कुछ कार्यक्रम इस प्रकार था, हेलमेट न लगाना हेलमेट देने का काम, ये सारा एक उन्होंने रखा था। और अब नारायणबगड़ के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलना, पब्लिक से बातचीत होना और रोड का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नारायणबगड़ और मोड़ा और इसका शुभारंभ वो हमने किया है। आगे भी ये रोड का अवसर है, शहर में भी है और जल्दी से जल्दी इन कामों को त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। जहाँ गुणवत्ता की बात है, मैं पहले भी कहा, इसमें इस मामले में बड़ा स्टिक हूँ कि ये गुणवत्ता चाहिए। क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा और जो कोई भी इस प्रकार की गलतियाँ करता है तो इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे और करते भी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो 50 और 55-60 वर्षों के अंदर नहीं हुआ, इन 9-10 वर्षों के अंदर जिस तेज़ी से काम हुआ तो शायद ही कभी हुआ नहीं होगा और भविष्य में शायद इतना भूतो न भविष्यता ऐसा काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हर स्टेट में काम हो रहे हैं, तो देश में तो हो ही रहे हैं। और उसी के आधार पे आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री सर्वमान्य नेता कहला रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने आम गरीब की चिंता की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यानी जन जन तक योजनाएं दी है, हर किसी को विकास से जोड़ने का काम किया है, हर घर में गरीब कल्याण राशन दिया, माता बहनों को धुएं से मुक्त करने का काम किया, हर घर में शौचालय युक्त किया। क्षेत्र की समस्याओं को, क्षेत्र की पीड़ा को हर समय लाते रहते हैं। मैं भी उस क्षेत्र में गया था और मैंने भी इस बात को देखा था और मैंने तत्काल इस संबंध में जिलाधिकारी चमोली को भी पत्र लिखा था कि आप वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो हमारे बच्चे पार से बाहर आते हैं, बहुत रिस्की जोन है, और आप वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हमारे जो दीदिना में रहते हैं वो बच्चे वहीं पढ़ें और ताकि आने जाने में जिस प्रकार की असुविधा वहाँ पर है उसको बच्चों को उसका उनको अत्यावश्यक गुजरना न पड़े। के डैमेज हुए लगभग 1 साल से भी अधिक का समय हो गया है। इसमें जो तो संबंधित विभाग को कई बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरे द्वारा लिखित में भी इनको जो तो इसमें जो ज्ञापन दिया गया है, इनको मौखिक भी जो बताया गया है। यहाँ पर
खतरे का बहुत बड़ी जो आशंका बनी हुई है। बड़े बड़े लोडेड ट्रक जा रहे हैं, इन्होंने जो लोहे के चादर उसमें डाल रखी है जो कि एक तरफ को हो जा रही है। रात को स्थानीय लोग सो नहीं पा रहे हैं, वो आपस में वो जो चादर है जो गाड़ी जाने के बाद बहुत बड़े आवाज़ कर रही है, रात को स्थानीय लोग सो नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी जो है तो परेशानी जो यहाँ पर लोगों को हो गया है। इस परेशानी को 1-1.5 साल से अभी अधिक का समय हो गया है। इससे पहले ही इसमें रिपेयर हुआ है, लेकिन वो भी जो गुणवत्ता, इसमें कुछ भी गुणवत्ता नहीं थी। अगर उसमें जो गुणवत्ता होती तो ये इतना जल्दी जो खराब नहीं होता। तो मेरा जो है तो काफ़ी दिन से हम लोग इसमें जो है तो चर्चा में है। यहाँ पर जो विधायक जा रहा है, यहाँ पर जो है तो सारे जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं। लेकिन ये मेरे को लगता है कि शासन भी और जो है तो प्रशासन भी किसी जो है तो खतरे की इंतजारी में है कि जब कोई खतरा होगा तभी इन लोगों को जो है तभी इसके सुध लेंगे। और मेरा इकलौता पुल है, ये पूरे खाली इलाके और जितना भी इलाके से जोड़ता है। और ये हमारा यही पुल क्षतिग्रस्त होगा बहुत सालों से होता है। इसमें कल आज सांसद जी और विधायक जी भी आते हैं, उन्होंने भी अपना ये बोला कि मतलब कि हो जाएगा काम, पर इस पर क्या है कि काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये कभी भी किसी की दुर्घटना बन सकती है। कोई भी चाहे छोटा हो बड़ा हो, स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज के आते हैं, दूर दराज से कॉलेज के बच्चे आते हैं, सबको प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पुल के लिए कुछ करें। धन्यवाद। द्वाराहाट नगर में सुबह से ही टैक्सियों का संचालन बंद रहा, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्री बसों के इंतजार में घंटों स्टेशन पर खड़े रहे। यह बंद कुमाऊं टैक्सी महासंघ के आह्वान पर किया गया। टैक्सी महासंघ का कहना है इस प्रकार निजीकरण से वाहन स्वामियों को एक बार में 8,000 से 10,000 रुपए की धनराशि अतिरिक्त रूप से देनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर टैक्सी स्वामी के ऊपर आर्थिक दबाव हो रहा है। अगर शीघ्र ही इसे वापस लेकर निजीकरण को खत्म नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन विशाल रूप लेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। हमारी मांगे पूरी करो, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। यह टैक्सियों का संचालन जो आज बंद है, इसका मुख्य कारण है जो हल्द्वानी ऑटो फिटनेस सेंटर जो गाड़ियों की फिटनेस होती है उसका निजीकरण के विरोध में यह बंद है। इस निजीकरण में समस्त जितनी टैक्सी वालों की फिटनेस हो रही है उसमें उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है, जिसमें जो फिटनेस 2,000 तक लगभग हो जाती है वो 8,000 से 10,000 तक उसमें हमारी राशि जा रही है। और यहाँ जिन इतना दलाल है, दलालों के मार्फत ही पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। और यह हड़ताल आज ही नहीं, यह अनिश्चितकालीन का हड़ताल है, जिसमें जब तक हमारी मांगे लिखित मांगे दी नहीं जाएंगी तब तक हमारी हड़ताल जायज रहेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम की धमकी वाले कई पोस्टर दीवारों पर चिपकाए गए और मंदिर के फर्श पर बिखरे हुए थे। वहीं भाजपा नेता रोहित साहू कानपुर के राम जानकी मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्हें भी धमकी भरा पत्र मिला। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। इसमें शामिल उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई और किसी भी संभावित स्थिति से बचने के लिए दरवाजे बंद करके बैरिकेड्स लगा दिए गए। पीलीभीत के बीसलपुर में साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नगर पालिका अब नए सफाई उपकरणों से लैस हो गया है। पुराने खराब वाहनों की जगह अब नए वाहन आ गए हैं।
यही नहीं, अब कस्बे की साफ सफाई आधुनिक मशीनों से की जाएगी। नगर पालिका बीसलपुर द्वारा लाई गई इन सफाई यंत्रों का गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने लोकार्पण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पालिका परिषद बीसलपुर चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल का कहना है, शहर की साफ सफाई में 4 करोड़ की लागत से 15 तरह के उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे सफाई एवं जलपूर्ति के लिए 3 नग सोनालिका ट्रैक्टर, प्रदूषण नियंत्रण और पानी का छिड़काव के लिए 1 एंटी स्मोक गन, नाला सफाई के लिए 2 नाला मैन आदि उपकरण हैं। गौरतलब है, शहर में युद्ध स्तर पर हो रहे विकास कार्यों से नगर पालिका बीसलपुर चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल सुर्खियों में हैं। लोग प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। वहीं अब पालिका का स्वच्छता की ओर एक और कदम ने शहर की तस्वीर बदलते नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा था, तभी कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है सभी ने बाहर आने की कोशिश की, मगर बाहर से कमरे का ताला लगा हुआ था। ऐसे में कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकल पाया और सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह, कमरे में 5 लोग जिंदा जलते रहे, मगर किसी को भी घटना की सूचना नहीं मिली। पड़ोसियों तक को अंदाजा नहीं लगा। घर के कमरे में आग लग गई और 5 लोग उसमें जिंदा जल गए। हादसे की भयानकता का अंदाजा लगाने इसी से लगाया जा सकता है कि कमरे के अलग अलग हिस्सों में 5 के जले हुए शव मिले। जांच में सामने आया कि जिस कमरे में यह हादसा हुआ वहां 2 हीटर रखे हुए थे। माना जा रहा है हीटर से यह हादसा हुआ और पूरा परिवार जिंदा जल गया। अभी तक जानकारी के अनुसार हीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इस हादसे में कमरे का भी सारा सामान जलकर राख हो गया और इसी के साथ कमरे में एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। इस पूरे मामले पर एसएसपी ने बताया कि सभी की जलकर मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महोबा पुलिस ने धोखाधड़ी कर क्रशर व्यापारी के 4 करोड़ रुपए हड़पने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 1 करोड़ से अधिक नकदी, फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल सहित चोरी की कार बरामद हुई। वहीं क्रशर व्यापारी ने एसपी सहित आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। सचिन प्रकाश मेरे यहाँ पिछले 4-5 साल से मैनेजर है, जो यहाँ मेरे पहाड़ों की लीज है अलग अलग कंपनियों की, उसका सभी लेन देन संभालता था। पिछले कुछ समय से उसके द्वारा हिसाब देने में टालमटोल की जा रही थी। अचानक 9 तारीख को उससे सख्ती से पूछने पे, फोन पे पूछने पे उसने अपना फोन बंद कर लिया और वो गायब हो गया। इस घटना की जानकारी मेरे द्वारा 10 जनवरी को यहाँ कोतवाली थाने में दी गई थी और फिर उसके बाद में महोबा पुलिस का पर्सनली थैंक्स कहना चाहूँगा और इनकी पूरे प्रोएक्टिव कार्रवाई का सराहना करना चाहूँगा कि माननीय एसपी मैम के नेतृत्व में तत्काल शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस टीमें मुंबई के लिए, लखनऊ के लिए, सोनीपत, पानीपत, हर जगह उन्होंने दबिश दी इतने ठंड और कोहरे में, और कई रातों रात ट्रैवल करते हुए कई हजारों किलोमीटर के सफर करे और ये लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और ये बहुत ही कम समय में इसको पकड़ लिया गया। और फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो हमारे पैसे यहाँ पे सप्लाईज में दिए गए हैं पूरे अलग अलग क्रशर्स को, उसमें से काफी कुछ रकम इसने अपने खुद के खाते में ट्रांसफर करा ली है कूट रचित दस्तावेजों को बनाते हुए। लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी इससे तत्काल हो गई है। बाकी की रिकवरी की 4 करोड़ 10 लाख रुपए तक की उधारी है और 12 लाख रुपए नगद लेके गया था। 11 जनवरी को थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई। एक श्री रश्मित मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनका यहाँ पे पहाड़ का एक व्यापार है। इनका एक यहाँ पे पहाड़ है जिसका कि इनका पट्टा है। वहां इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि जो इनका एक मैनेजर है सचिन नाम का, इसने कुछ दिनों से पैसों का पेमेंट नहीं किया है और बार बार टहला रहा है और अब उसके फोन भी बंद हो गए हैं और कुल मिलाकर के लगभग 4 करोड़ की धनराशि की इसने अमानत में खयानत करी हुई है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही इसमें 5 टीमों का गठन किया गया।
सीडीआर व सर्वेलेंस के माध्यम से जगह जगह पर इस व्यक्ति का होना पाया गया। विभिन्न जगहों पर कई टीमों को रवाना किया गया। दिल्ली, पानीपत, लखनऊ, यहाँ तक कि मुंबई तक हमारी टीमें गई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में लगातार इसमें कार्रवाई चल रही थी और आज जो है सचिन को पकड़ लिया गया है और आज उसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये यहाँ इस जगह पर मैनेजर था और इसके मन में धोखा देने का विचार उत्पन्न हुआ और ये ट्रेड करता था। ट्रेड मार्केट में इसने बहुत सारे पैसे लगा रखे थे जहां से नुकसान भी हुआ था और उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने श्री मेहरोत्रा जी के पैसों का गबन कर लिया व कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जो पेमेंट श्री मेहरोत्रा को होना चाहिए था वो इन्होंने अपने अकाउंट में कराया और उसके अकाउंट में करके उससे शेयर का ये काम कर रहा था। इसके पास से और जब जैसी इसको सूचना हुई कि वे पुलिस के पास आ गए हैं, ये एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से यहाँ से भाग गया था। इस तरह की सूचना जब हम लोग इससे जब पूछताछ हुई और इससे हमने और फर्दर इंक्वायरी करी तो कुल मिलाकर के लगभग 1,09,00,000 रुपए इससे बरामद करने में पुलिस सफल रही है। साथ ही जो अन्य पैसों की रिकवरी है उसके बारे में देखा जा रहा है और उसको भी जल्द रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे पैसे इसने जो है वो ट्रेडिंग मार्केट में डुबो दिए हैं और जो अन्य कोई भी रिकवरी हो सकती है उसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक 1,10,00,000 की धनराशि ऑलरेडी वापस आ चुकी है। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा वर्कआउट जो है बहुत कम टाइम में पुलिस ने किया है और ये व्यक्ति बहुत ही शातिर किस्म का है और ये यहाँ से भाग गया था और इसका ये भी इरादा था कि ये भारत देश से ही छोड़ के कहीं भाग जाएगा। इस तरह बहुत ही त्वरित कार्रवाई क्योंकि पुलिस ने की इसलिए ये पकड़ा गया और जो हमारे सम्मानित व्यापारी हैं यहाँ पर उनकी मेहनत की कमाई वो पुलिस वापस कर पाने में सक्सेसफुल रही है। इस तरह ये बहुत अच्छा वर्कआउट कोतवाली पुलिस सर्वेलेंस की टीम व एसओजी हमारी एसओजी की टीम द्वारा किया गया। पुलिस टीम को कोई आपको द्वारा नाम वगैरह? ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है और इनको जरूरी सम्मानित पुलिस मेरे द्वारा। पीलीभीत में एक युवक महिला मरीज के साथ उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा था, जहां इमरजेंसी में बैठे जेआर के साथ तीमारदारों ने बदसलूकी कर दी। वहीं शोर शराबा सुनकर पास कमरे में बैठे डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया तो उक्त लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। वहीं सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद लहूलुहान हालत में डॉक्टर खुद ही अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंच गए। यहां पर भी पुलिस मेडिकल कराने में कतराती रही। वहीं घटना के विरोध में डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दी। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। हम रात 26 जनवरी में रात को 8 बजे से सुबह 27 की सुबह 8 बजे तक हम लोग ड्यूटी थी और हम उस ड्यूटी पे तैनात थे। मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह है, मैं सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज। तो जीआर बैठे हुए थे और कर्मचारी बैठे हुए थे, उनके पास बागदार थे, हमारे चीफ फार्मासिस्ट थे और एक इंटर्न था आकाश कुमार। तो जब भी लोग आए मरीज को लेके, लेडीज मरीज थी, तो पास में पूछा उनसे बताने लगेगा तो वो एक्चुअली में अल्कोहल की महक आ रही थी तो बाद में नहीं होगा अल्कोहल पिए बियर के बात करो खराब पी रखी है। तो इस बात पे भी इरिटेट हो गया। वो कह रहा था 3 घंटे को एम्बुलेंस ने फोन नहीं उठाया, तो उस बात से भी इरिटेट था। तब तक डॉक्टर साहब उसको मरीज को देख रहे थे। तब वो आया डॉक्टर के पास, कहने लगा कि जल्दी से देखो, सही से देखो, नहीं तो ये कह देंगे वो कह देंगे, वो आपको बता देंगे और क्या बात कही उनसे। फिलहाल नहीं, जब मैंने देखा कि वह कोई मरीज को देखते हुए सोच रहा है घटेला क्या आया, मैं आया तो मैं देखा कि डॉक्टर लवेश को कम से कम 15-20 लोग मार रहे थे। फिर मैं उसको बचाने के लिए घुसा बीच में और तब मेरे साथी उन्होंने हाथापाई करी और मेरी चोट लगी। इससे किस तरह से बचाऊंगा, किसी ने हमें बचा रहे थे और जो एक मरीज के अटेंडेंट थे वो बचा रहे थे। बाकी हाँ, हमने पुलिस को सूचना दी, हमारा मोबाइल इसी में टूट गया, गिर गया वहाँ पे और मेरे हाथ में मोबाइल था, किसी ने भी मारा नहीं तो मोबाइल टूटे तो फोन नहीं कर पाया। लेकिन जब थोड़ा शांत हुई तो मौका मिला, मैंने पुलिस को फोन किया, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, बोले अभी हम भेज रहे हैं। तो पुलिस आई हुई करीब 40 मिनट बाद, जब हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए तो उन्होंने फोन किया दोबारा से, तो तब पुलिस आई। अब इस टाइम ये लिया है कि हम भाई इस तरीके से जो घटनाएं होंगी, मारपीट होंगी, 57 साल की उम्र में मतलब कौन लड़ाई कर सकता है, शरीर में ताकत भी नहीं है 9 से लड़ने की। तो यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए
और हम लोग तो यही कोशिश करते हैं मरीज को अच्छी सुविधा दें, अच्छा ट्रीटमेंट करें, लेकिन अभी जो शराब पी के लोग आते हैं तो वो बात को समझते नहीं, वो अपने अनुसार से जो है बातचीत करते हैं गंदे ढंग से, तो इसी कार्रवाई का होता है। और यही स्टैंड है कि हम अपना जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी हम ओपीडी चालू नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवा चालू रहेंगे, और ना ही इमरजेंसी और ना ही मैं पर्सनल ड्यूटी करूंगा इमरजेंसी में, मैं इमरजेंसी जब तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं हो जाती। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।